Resource and Development Part 1 Class 10। अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक हम नाना प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, विद्यालय जाते हैं, वाहन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम अनेकों प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये वस्तुएं कहाँ से आती है और इन्हें क्या कहा जाता है? ये सारी वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? ये किन किन रूपों में परिवर्तित होती है? क्या ये इसी प्रकार की हैं जो पहले थी? हम लोग इस पाठ में इन्हीं सभी बातों का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। हमारे आसपास के जंगल, आकाश, फूल, पौधे, वन, ये सारे संसाधन कहलाते हैं। ये पहले उस रूप में नहीं थे। आज इनका स्वरूप काफ़ी कुछ बदल गया है। आज छोटे छोटे घरों के स्थान पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, बड़े बड़े सड़क बन गए हैं जिन पर लंबी लंबी गाड़ियां धुएं उड़ाती हुई चलती हैं। ये सारे ने हमारे पर्यावरण को बुरी तरह से बदल दिया है। हम संसाधन के विकास तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई प्रदूषण को भी जन्म दे रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। संसाधन क्या है और इनका विकास कैसे होता है? संसाधन हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं एवं संपदा जिनका उपयोग मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाता है। इनकी क्या विशेषताएं? संसाधनों की कई विशेषताएं होती है जो निम्न प्रकार से। पहला, संसाधनों की भारी उपयोगिता है, वे हमारे लिए उपयोगी होने चाहिए। दूसरा, संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अतः हमें उनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। तीसरा, संसाधन उपयोगी वस्तुएं बनाने में हमारी मदद करते हैं। चौथा, संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। और पांचवा, संसाधनों की उपयोगिता अथवा उनका प्रयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर करता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ साथ संसाधनों की उपयोगिता भी बदलती रहती है। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो भाग में बांटा गया है, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। उसी प्रकार समाप्यता के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, वनस्पति और पेड़ पौधे, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। प्राकृतिक संसाधन जीवन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। संसाधन जैसे कि भूमि, मृदा, जल, जिनमें जीवन नहीं होता है, उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जीवन वाले संसाधन जैसे वन और जीव जंतु जैविक संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार किया है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि मानव ने खनिजों और चट्टानों का उपयोग कर करके बड़ी बड़ी भवनें बनवाई हैं। उन्होंने लंबे लंबे सड़क और उसमें चलती लंबी लंबी गाड़ियां बनवाई हैं। उन्होंने खनिजों से धातु निष्कर्षित कर मशीन बनवाई हैं। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग और कौशल का निर्माण कर बड़े बड़े यंत्र बनाए हैं। इनके अलावे बड़ी बड़ी स्मारकें, पेंटिंग और बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट, ये सारे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो क्या मानव निर्मित संसाधन
और प्राकृतिक संसाधन अलग अलग हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? जी नहीं, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मानव इन दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण एक निश्चित समय में अपने आप हो जाता है, अर्थात जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा जिनका उपयोग हम बार बार नहीं कर पाते हैं। एक बार उपयोग हो जाने के बाद इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि खनिज, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। संसाधन का विकास। संसाधन का विकास क्या है? संसाधन का विकास का अर्थ है हमें उपलब्ध विज्ञान और तकनीक की सहायता से संसाधनों को और अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। संसाधन विकास के क्रम में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस संसाधन का विकास क्या है? संसाधन का विकास। संसाधन के विकास के निम्नलिखित चरण। पहला, संसाधन का विकास संसाधनों की प्रकृति, प्रकार और निक्षेप पर निर्भर करता है। दूसरा, यदि भंडार सीमित है तो हमें उनकी कुछ मात्रा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। तीसरा, महासागरीय जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलवायु जैसे संसाधनों का दुरुपयोग न हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा, पक्षियों और पशुओं को भी मानव शोषण से संरक्षित करना चाहिए। पांचवा, जब हम भूमि का उपयोग कृषि के लिए करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि भूमि की उर्वरता बनी रहे। छठा, पुनः चक्रण योग्य संसाधन जैसे लोहा, टीन, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि संसाधन वैसे तो समाप्त होने वाले संसाधन हैं, परंतु इनका पुनः चक्रण संभव है और पुनः चक्रित होकर हम इन्हें पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अतः इन्हें पुनः चक्रित करना चाहिए। संसाधन के विकास की अंधाधुंध दौड़ में हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, जिसका परिणाम यह है कि आज अधिकांश संसाधन समाप्त होने के कगार पर हैं और हमारी पर्यावरण भी प्रदूषित हो गई है। अतः हमें संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, जिसे संसाधन नियोजन कहा गया है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक अथवा कौशल को ही संसाधन नियोजन कहा गया है। अतः हमें संसाधनों का सोच समझकर और न्यायपूर्वक उपयोग करना चाहिए।
संसाधन नियोजन के कई क्रम हैं। पहला, संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी। इस क्रम में हम लोग संसाधन के बारे में सर्वेक्षण करते हैं, उसका मानचित्र बनाते हैं, उन संसाधनों की विशेषताओं और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये संसाधन कितना है और किस प्रकार का है, इसका कितना भंडार है। दूसरा चरण है विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन। इस क्रम में हम लोग संसाधन के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं, उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं और उसके उपयोग के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और विभिन्न आवश्यकता पर अध्ययन किया जाता है। तीसरा चरण है संसाधनों के शोषण की योजना। यह चरण अति महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर हम कार्य योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग और पुनः उपयोग पर बल दिया जाए। 21वीं सदी में संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। इस दोहन के कई दुष्परिणाम हुए हैं। पहला, इसे सामाजिक विभाजन हुआ है, समाज अमीर और गरीब में बंटा हुआ है। दूसरा, पर्यावरणीय समस्याएं, कई प्रकार के प्रॉब्लम जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन और पर्यावरण प्रदूषण इसमें शामिल है। और तीसरा सबसे प्रमुख, संसाधन समाप्तता के कगार पर है। इसके अलावे कई जीव जंतु और वन्य प्राणी का जीवन संकट में पड़ गया है। अतः हमें संसाधन के विकास के साथ साथ संसाधन के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। संसाधन संरक्षण, मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। आखिर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि संसाधन सीमित हैं। दूसरा, संसाधन भावी पीढ़ी की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। तीसरा, संसाधन हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। चौथा, पर्यावरण के संतुलन के लिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है। पांचवा, विगत में हमने बिना सोचे समझे आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसका परिणाम हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारे 3 मूलभूत संसाधन कौन कौन से हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे 3 मूलभूत संसाधन हैं भूमि संसाधन, जल संसाधन और वायु संसाधन, जिन पर हमारा जीवन और अन्य जानवरों एवं पेड़ पौधों का जीवन निर्भर करता है। अन्य सभी संसाधन किसी न किसी रूप में इन्हीं तीनों संसाधनों से प्राप्त होते हैं। अतः इन्हें मूलभूत संसाधन कहा गया है। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मृदा संसाधन। हमारे सभी संसाधनों का लगभग 95% भाग हमें भूमि से ही प्राप्त होता है। वैसे तो भारत में भूमि संसाधन काफ़ी अधिक है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा भूखंड है। हमारा भू संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ है। इसका 43% भाग मैदानी है, जो मुख्य रूप से खेती और आवास के लिए है। 30% हिस्सा पर्वतीय है, जिससे नदियाँ निकलती हैं। और 27% भाग पठारी है, जो मुख्य रूप से खनिजों का भंडार है। इस भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी ऊपरी परत, जिसे मृदा कहते हैं। मृदा
मुख्य रूप से मैदानी भागों में पाई जाती है। मृदा हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि इसी में सभी तरह के कृषि कार्य संपन्न होते हैं। मृदा कई प्रकार की होती है। यह इनकी संरचना, बनावट, रंग, गुण और स्थानीयता के आधार पर होती है। कुछ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर हमारे जल संसाधन और अन्य संसाधन भी खेती के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इनको सहयोग देते हैं। मृदा क्या है? मृदा भूमि की सबसे ऊपरी महीन उपजाऊ परत है। मृदा की वर्टिकल परत को मृदा की भिन्नता मुख्य रूप से इनके जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानवीय क्रियाओं पर निर्भर करती है। इस आधार पर मृदा के अनेक प्रकार होते हैं। मृदा को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं और इनमें इन सभी कारकों का योगदान होता है। भारत में मिट्टियों को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें से जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और बलुई मृदा प्रमुख है। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ प्रकार की मृदा है। यह मृदा देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह भारत के उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों तथा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। खादर मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। यह मृदा नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह बलुई और रंग में हल्की होती है। अन्य प्रकार की जलोढ़ मृदा है बांगर मृदा। यह मृदा ऊपरी नदी घाटी में पाई जाती है तथा कम उपजाऊ होती है। भारत में दूसरी प्रमुख मृदा है काली मृदा। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में काली मिट्टी सामान्यतः गहरी होती है तथा यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में काली मृदा कायांतरित सेलों से बनी है और कम गहरी होती है। काली मृदा को रेगर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह बरसात में चिपचिपी होती है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके कण बहुत महीन होते हैं, लेकिन यह सूखने पर बड़ी बड़ी और गहरी दरारें उत्पन्न करती है। काली मृदा नदी घाटियों में अधिक उपजाऊ है, परंतु ऊंचे भागों में कम उपजाऊ है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इस मृदा को कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का क्षेत्र गेहूं और मूंगफली का भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। गर्मी में दरारें पड़ने के कारण इनकी प्राकृतिक रूप से जुताई हो जाती है। अन्य प्रकार की मृदा है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा आग्नेय और कायांतरित शैलों के क्षेत्रों में अपक्षय के कारण उत्पन्न होती है। इनमें लौह अंश की मात्रा अधिक होने के कारण इनका रंग लाल होता है। यह मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। यह मृदा गीली होने पर पीले रंग की तथा सूखे होने पर लाल रंग की होती है, अतः इसे लाल और पीली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में मुख्य रूप से गेहूं, धान, मक्के और बाजरे की खेती होती है।
भारत में तीसरी प्रकार की प्रमुख मृदा है लेटराइट मृदा। यह मृदा अन्य सभी मृदा से कम उपजाऊ होती है क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इनमें भी लौह अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इनका आकार बड़ा होता है। इनमें मुख्य रूप से पत्थर और बजरी की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मृदा में चीका का अंश कम तथा बजरी तथा बालू की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मृदा का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन से होता है। लेटराइट मृदा मुख्य रूप से दक्कन के पठार के पहाड़ियों में, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम एवं मेघालय के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, अतः इनमें अधिक उर्वरक और खाद का उपयोग करके इस प्रकार की मिट्टी में काजू और बागानी फसलों की खेती की जाती है। अन्य प्रकार की प्रमुख मिट्टी है वनी अथवा पर्वतीय मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ सघन वन वाले क्षेत्रों जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियाँ, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्रकार की मिट्टी में कम ह्यूमस होता है तथा यह नेचर में बेसिक होती है, अतः ये कम उपजाऊ होती है। यह इस मिट्टी की परत भी कम पतली होती है तथा यह मिट्टी निचली पहाड़ी ढालों पर अधिक उपजाऊ तथा ऊपरी पहाड़ी ढालों पर कम उपजाऊ होती है। भारत में पाई जाने वाली अन्य प्रकार की मिट्टी है बलुई अथवा मरुस्थलीय मिट्टी। यह मृदा राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली होती है। इनमें कंकड़ और बालू की मात्रा अधिक होती है, अतः इनका उपयोग अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही हो सकता है। मरुस्थलीय मृदा में घुलनशील लवण की मात्रा अधिक होती है तथा इनमें जैव पदार्थों की मात्रा अधिक तापमान के कारण काफ़ी कम होती है, अतः यह मृदा सबसे कम उपजाऊ होती है। इनमें कणों के बड़े आकार के कारण जल धारण की क्षमता भी काफ़ी कम होती है। मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे उपजाऊ मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन मुख्य रूप से वर्षा जल, हिमनद और वायु द्वारा होता है। मृदा अपरदन दो प्रकार के होते हैं, अवनालिका अपरदन और परत अपरदन। अवनालिका अपरदन जब वर्षा का जल मिट्टी को कुछ गहराई तक काट देती है तो धरातल पर कई प्रकार की गहरी नालियाँ विकसित हो जाती हैं। इन्हें ही अवनालिका अपरदन कहा गया है। अवनालिका अपरदन के कारण खेत जुताई योग्य नहीं रह जाता है, अतः इस प्रकार की भूमि को उत्खाद भूमि कहते हैं। चंबल क्षेत्र में इस प्रकार अवनालिका अपरदन से बनी उत्खाद भूमि को बीहड़ या खड्ड कहते हैं। अन्य प्रकार का अपरदन है परत अपरदन। जब भारी वर्षा के कारण मिट्टी की सबसे ऊपरी परत एक लंबे सीट के रूप में बह जाती है तो इस प्रकार के अपरदन को परत अपरदन कहते हैं। अधिक शुष्क तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपरदन भी होता है। यह भारत में मुख्य रूप से
उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखा जाता है। जब शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति के अभाव के कारण तेज पवनें बहती है तो यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को उड़ाकर दूसरे क्षेत्रों में जाकर जमा कर देती है। इस प्रकार के अपरदन को वायु अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है। इससे उपजाऊ भूमि भी अनुर्वर हो जाती है। प्रत्येक वर्ष अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है और खेतों की उपज शक्ति भी घट जाती है। अतः मृदा अपरदन खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर समस्या है। अतः इसे हमें रोकने के प्रयास करने चाहिए। मृदा अपरदन को आखिर कैसे रोका जाए? मृदा अपरदन रोकने के कुछ तरीके हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कई उपाय हैं। जैसे पहला, प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रवाह की तीव्रता को कम करने के लिए छोटी छोटी बंधिकाएं बनाना। दूसरा, वृक्षारोपण। तीसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करना। चौथा, अधिक पशु चराई पर नियंत्रण करना। पांचवा, उच्चावच जुताई अर्थात ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करना, ढाल के लंबवत जुताई करना। कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास इसका केवल 93% भाग का ही भूमि उपयोग प्रतिरूप उपलब्ध है। इसमें 46% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, 22% भाग पर वनों का विस्तार है, 8% परती भूमि है, 5% बंजर भूमि, 4% पर अस्थायी चारागाह एवं 1% भाग पर बाग बगीचे हैं। शेष 14% भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 16% से अधिक भाग पर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती है एवं शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% परती भूमि है, जिस पर 2 से 3 वर्षों में एक बार ही खेती हो पाती है। हमारे यहाँ शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है। फिर भी विभिन्न कार्यों के लिए भूमि की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है, इसका अधिक विस्तार संभव नहीं है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी राज्यों में अलग अलग है। जहाँ पर पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 80% है, वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह 10% से भी कम है। मृदा जैसे महत्वपूर्ण संसाधन का भी लगातार दोहन करने से उसकी गुणवत्ता निम्न हो गई है। इसे भूमि निम्नीकरण कहा गया है। इसके अनेक प्राकृतिक तथा मानवीय कारक हैं, जिसके कारण ये भूमि अनुपयोगी हो गई है। इस घटना को भूक्षरण कहा गया है। भारत में लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि भूक्षरित हो गई है। यह एक गंभीर समस्या है, अतः हमें निश्चित रूप से इनकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। खनन, अति पशुचारण, मृदा अपरदन इत्यादि इसके प्रमुख कारक हैं। आखिर इसे कैसे रोका जाए? भूमि निम्नीकरण को रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला, अति पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा,
बंजर भूमियों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा, खनन क्रियाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। चौथा, औद्योगिक कचरों का उचित निपटान होना चाहिए। इसके अलावे मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ को उगाकर बालू के टिब्बों के बहाव को स्थिर किया जा सकता है। हम लोग अगले पाठ में जीव जंतु और वन संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।